Hi everyone, I'm Veeni Lakkar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हमने शुरू किया था क्लास 12th केमिस्ट्री सेमेस्टर 2 का फर्स्ट चैप्टर हेलो अल्केन्स एंड हेलो एरीन्स. दिस इज़ पार्ट नंबर 6 ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर. हमने फिफ्थ वीडियो लेक्चर के अंदर देखा था केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स के अंदर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड रिएक्शन विथ मेटल्स. तो ये जो दोनों केमिकल प्रॉपर्टीज़ है हेलो अल्केन की वो हमने पिछले वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करी है. आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम देखने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, जिसके दो पार्ट पढ़ेंगे SN1 एंड SN2. ठीक है, तो ये जो पर्टिकुलर आपकी रिएक्शन है वो थोड़ी सी लेंदी है, जिसको मैंने समराइज़ करके इस PPT के अंदर समझाने की कोशिश करी है बहुत ही ईजी वे में. ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर समझेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हम बोलेंगे कैसे. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सबसे पहले तो किस चीज़ का सब्स्टिट्यूशन हो रहा है और किससे हो रहा है. हमने देखा कि यहाँ पे हेलो अल्केन्स के अंदर हेलोजन एटम प्रेजेंट होगा. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन होगा बाय न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज़. न्यूक्लियोफाइल स्पीशीज़ क्या होती है, तो न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियोफिलिक स्पीशीज़ जो होती है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियोफाइल यानी कि न्यूक्लियस लवर. न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा. अगर वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वो खुद कैसी होगी, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज़ होगी. ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इट मीन्स कि नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉनिकली रिच जो स्पीशीज़ होती है जिसे हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, तो न्यूक्लियोफाइल के थ्रू हेलोजन एटम, हेलो अल्केन में से हेलोजन एटम का सब्स्टिट्यूशन हम करवाएंगे. ठीक है, इस पूरे यहाँ पे जो SN1 और SN2 की जो हम पूरी कंडीशन देखेंगे उसमें हमने हाइड्रोक्साइड आयन यानी कि OH माइनस आयन को एज ए न्यूक्लियोफाइल हमने कंसिडर किया है. ठीक है, तो हम शुरू करते हैं. सबसे पहले हम देखेंगे SN1 रिएक्शन. SN1 रिएक्शन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है सब्स्टिट्यूशन, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. वन यानी कि यूनिमोलिकुलर रिएक्शन. ठीक है, यूनिमोलिकुलर यानी कि वन, एक मोलिक्यूल का हम यूज़ करेंगे टू स्टार्ट टू इनिशिएट द रिएक्शन. ठीक है, SN1 रिएक्शन यानी कि वन से आपको यूनिमोलिकुलर याद रखना है. यूनि यानी कि वन, हम एक आपका मोलिक्यूल लेके शुरू करेंगे, इनिशिएट करेंगे आपके रिएक्शन. ठीक है, देखिए अभी वन का टू, टू का वन, इस तरीके से हमें याद रखना है स्टेप के लिए. SN1 रिएक्शन में कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, तो इसके अंदर दो स्टेप इन्वॉल्व होंगे. वन से आप याद रखोगे टू स्टेप. ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख के रखा है टू स्टेप. SN2 जब हम रिएक्शन देखेंगे तो उसके अंदर टू है यानी कि उसके अंदर वन स्टेप इन्वॉल्व होगा. तो इसीलिए मैंने बोला कि वन का टू, टू का वन हम याद रखेंगे. SN1 के अंदर कितने स्टेप इन्वॉल्व होंगे, टू स्टेप इन्वॉल्व होंगे. जो पहला स्टेप होगा आपका रिएक्शन मैकेनिज्म का वो स्लो स्टेप होगा. और आपको पता है कि पूरी केमिकल काइनेटिक्स के अंदर जो भी स्लो स्टेप होता है वो रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप होता है. हम वहीं से रेट डिटरमाइन करते हैं. रेट ऑफ द रिएक्शन हम किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे, जो भी रिएक्शन आपकी हो रही है जिस भी स्टेज में, उस स्टेज में जो हमने रिएक्टेंट यूज़ करे हैं यानी कि सबस्ट्रेट यूज़ करे हैं उसकी हम कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करेंगे. अगर एक मोलिक्यूल पार्ट ले रहा है, एक सबस्ट्रेट पार्ट ले रहा है, तो उसका जो रिएक्शन का रेट होगा वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाएगा. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को ये फॉलो करता है. कौन, SN1 रिएक्शन. क्यों SN1 रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का हमने मेंशन करा, क्योंकि सबस्ट्रेट जो है वो एक ही यूज़ हुआ है स्लो स्टेप के अंदर. हम ये मैकेनिज्म को जब समझेंगे तब आपको पता चलेगा कि जो स्लो स्टेप है उसके अंदर सबस्ट्रेट जो है उसकी कंसंट्रेशन को अगर ले तो एक ही सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन हम मेंशन करेंगे. दैट इज़ वाई वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक कहलाएगा. अगर दो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को हम मेंशन करेंगे तो वहाँ पे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक हम उसे मेंशन करेंगे. ठीक है, अभी ये जो है वो पूरा मैकेनिज्म स्टेप है जो आपकी NCERT की बुक के अंदर दिया गया है, तो मैंने इसी का स्क्रीनशॉट लिया है. अभी देखिए SN1 रिएक्शन के अंदर दो स्टेप होते हैं. सबसे पहले स्टेप के अंदर आपका जो ये अल्काइल हैलाइड है
ये कौन सा है, टर्शरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है। टर्शरी अल्काइल हैलाइड क्यों है, क्योंकि ये जो कार्बन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है वो फर्दर 3 कार्बन एटम, देखिए CH3 3 टाइम्स है, यानी कि 3 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ है, दैट इज वाई वी कॉल्ड इज टर्शरी कार्बन एटम। 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो हमें उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कार्बन एटम, ठीक है। तो यहाँ पे टर्शरी कार्बन एटम का यहाँ पे मेंशन किया है, क्यों किया है वो भी आपको यहाँ पे पता चलेगा। पहले स्टेप के अंदर जो ये अल्काइल हैलाइड है वो फर्स्ट स्टेप विच इज़ अ रिवर्सिबल स्टेप एंड स्लो स्टेप, उसके अंदर क्या होगा, ब्रोमीन जो है एज ए लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा और यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये जो CH3 3 टाइम्स है वो प्लस में टूटेगा और Br एज ए माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल लीव कर जाएगा। तो यहाँ पे आपको कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। MCQ के अंदर आपको पूछा जा सकता है कि SN1 रिएक्शन के अंदर किस इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेप के अंदर हम अपना न्यूक्लियोफाइल ऐड करवाएंगे, किसके ऊपर, कार्बोकेटायन के ऊपर। न्यूक्लियोफाइल क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीशीज होती है। आप यहाँ पे नेगेटिव चार्ज देख पा रहे हो, नेगेटिव चार्ज इसीलिए है क्योंकि OH के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट हो रहे हैं कार्बोकेटायन के पॉजिटिव चार्ज से, यानी कि न्यूक्लियस से। तो यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर ये जो OH माइनस है वो अटैक करेगा। अभी जब अटैक करेगा तो वो ऊपर की साइड से और नीचे की साइड से, दोनों साइड से अटैक कर पाएगा। यहाँ पे स्टेप आपको कंप्लीट करने के लिए सिर्फ एक प्रोडक्ट दिखाई दे रही है, अदरवाइज SN1 रिएक्शन के अंदर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, यानी कि OH माइनस न्यूक्लियोफाइल जो है वो आपके कार्बोकेटायन के ऊपर की तरफ से अटैक करेगा तो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा। अगर वो नीचे की साइड से अटैक कर रहा है तो आपको दूसरा प्रोडक्ट मिलेगा। और दोनों प्रोडक्ट के जो परसेंटेज है मिक्सचर में वो 50-50% रहेंगे, एंड दैट इज़ वाई SN1 रिएक्शन के अंदर प्रोडक्ट जो है वो रेसिमिक मिक्सचर आपको मिलेगा, ठीक है। प्रोडक्ट का आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। रेसिमिक मिक्सचर किसे बोलते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन के जो स्टीरियो केमिस्ट्री के एक्सपेक्ट से हम SN1 और SN2 रिएक्शन को देखेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे, उसमें आपको ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। समझ आए इतनी चीज़। तो ये जो आपकी मैकेनिज्म है आपको याद रखना है। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, यहाँ पे हमने CH3 3 टाइम्स CBI यानी कि टर्शरी अल्काइल ब्रोमाइड को लिया है एज ए सबस्ट्रेट, दैट इज़ वाई रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर रेट इज इक्वल टू कंसनट्रेशन ऑफ दिस टर्शरी अल्काइल हैलाइड ओनली, एंड दैट इज़ वाई क्योंकि एक ही सबस्ट्रेट यूज़ हो रहा है, रेट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करेगा। समझ आया इतनी चीज़। फर्स्ट स्टेप के अंदर इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन एंड नेक्स्ट स्टेप के अंदर OH माइनस हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बोकेटायन के ऊपर या फिर नीचे दोनों की तरफ से अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा, यानी कि OH माइनस जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। समझ आए इतनी चीज़। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। अभी हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी किस तरीके से SN1 रिएक्शन की इंक्रीज़ होती है, यानी कि SN1 रिएक्शन किस सिचुएशन में ज़्यादा फैसिलिएट होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे आप देखिए कि एलाइलिक एंड बेंजाइलिक हैलाइड्स शो हाईली रिएक्टिविटी टवर्ड्स द SN1 रिएक्शन, यानी कि हेलोजन एटम अगर कोई एलाइलिक पोजीशन से जुड़ा हुआ हो या फिर बेंजाइलिक पोजीशन से जुड़ा हुआ हो तब आपकी SN1 रिएक्शन जो है वो ज़्यादा बेटर होगी। क्यों ज़्यादा बेटर होगी? ड्यू टू स्टेबिलाइज्ड थ्रू रेजोनेंस। रेजोनेंस कब आएगा? जब डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आपको देखने को मिलेगी, या फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड एनायन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कार्बोकेटायन, और अगर उसके साथ हेलोजन एटम जुड़ा हुआ है तो उस टाइप में आपकी जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी रेजोनेंस की वजह से, एंड SN1 रिएक्शन ज़्यादा जल्दी हो पाएगी। यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH के साथ CH2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि कार्बोकेटायन बना है। अभी इस कार्बोकेटायन को अगर आपको रेजोनेंस में डालना हो तो ये वाले जो पाई बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे और ये जो आपका कार्बोकेटायन है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और आपको ये फॉर्म देखने को मिलेगा। तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज फॉर्म होता है जिसे हम एलाइलिक फॉर्म बोलते हैं। अगर इस कार्बोकेटायन के साथ यहाँ पे ब्रोमीन एटम जुड़ा हुआ हो तो उसकी स्टेबिलिटी SN1 में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी और SN1 जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। सिमिलरली बेंजाइलिक कार्बोकेटायन इट मीन्स बेंजाइलिक हैलाइड, इट मीन्स कि बेंजीन रिंग के साथ CH2 पॉजिटिव लगा होगा
और इस पॉजिटिव के साथ अगर हम यहाँ पे ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन कोई भी एटम जोड़ दें तो वो बन जाएगा आपका बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड भी यहाँ पे बेंजीन की जो डबल बॉन्ड है उसके साथ रेजोनेंस में जाएगा एंड दैट इज वाई उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड होगी। अभी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा अच्छे से SN1 रिएक्शन हो पाएगी। रेजोनेंस की वजह से आपकी जो कार्बोकेटाइन है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। दैट इज़ वाई हमने एलाइलिक और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन का यहाँ पे मेंशन करा, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। ये जो कार्बोकेटाइन है एलाइलिक और ये बेंजाइलिक, उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट, प्रीवियस जो हमने स्लाइड में देखा कि ये जो एलाइलिक कार्बोकेटाइन बनता है तो उसकी स्टेबिलिटी किस तरीके से हम डिटरमाइन करेंगे। तो अगर यहाँ पे मैंने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन का ऑर्डर लिखा है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो उसकी स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होगी ड्यू टू +I इफेक्ट। सेकेंडरी की उसके कम और फर्स्ट यानी कि प्राइमरी की उससे कम। तो टर्शरी कार्बोकेटाइन के साथ SN1 रिएक्शन बहुत ही जल्दी और बहुत ही अच्छी तरीके से होती है। क्यों होती है? क्योंकि टर्शरी कार्बोकेटाइन के अंदर आपके पास 3 CH3 ग्रुप लगे हैं। देखिए, एक कार्बन एटम के जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो 3 CH3 के साथ जुड़ता है, 3 कार्बन के साथ जुड़ता है तो उसे हम बोलेंगे टर्शरी कार्बोकेटाइन। मिथाइल ग्रुप की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये। दैट इज़ वाई उसकी +I इफेक्ट प्लस इंडक्टिव इफेक्ट हमें देखने को मिलती है। जितने ज़्यादा CH3 ग्रुप लगे होंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव चार्ज को डोनेट होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा स्टेबलाइज हो पाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो जाता है, आपको पता है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है वो उतना ज़्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा। तो जितने ज़्यादा मिथाइल ग्रुप लगे होंगे उतने ज़्यादा कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होगी। तो इसी वजह से टर्शरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि उसके ऊपर 3 मिथाइल ग्रुप लगे हैं, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सेकेंडरी कार्बोकेटाइन के अंदर सिर्फ 2 मिथाइल ग्रुप लगे होते हैं तो सिर्फ दोनों मिथाइल ग्रुप ही पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर सकते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी टर्शरी से उतनी कम हो गई। एंड सिमिलरली प्राइमरी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी उतनी कम होगी। समझ आए इतनी चीज़? तो ये चीज़ हमको समझनी है कि SN1 रिएक्शन के अंदर 2 स्टेप में प्रोसेस होगी। फर्स्ट स्टेप के अंदर आपकी स्लो रिएक्शन होगी जहाँ पे कार्बोकेटाइन एज इंटरमीडिएट बन रहा है और उसके ऊपर OH- अटैक करेगा और आपको प्रोडक्ट में रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा। इसकी जो काइनेटिक्स है वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि रेट डिटर्मिनेटिंग स्टेप के अंदर ओनली 1 सबस्ट्रेट इज यूजिंग। ठीक है, चलिए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर आपको पता चल गया। नेक्स्ट हम देखेंगे SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन का एज यूजुअल आपका फुल फॉर्म होगा सब्सटीट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर रिएक्शन। 2 यानी कि बाईमोलिकुलर रिएक्शन। क्यों बाईमोलिकुलर रिएक्शन? क्योंकि जो आपकी रिएक्शन है वो इनिशिएट होती है 2 मोलिक्यूल से, एक आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, एक आपका सबस्ट्रेट होगा। ठीक है, SN2 रिएक्शन यानी कि 2 का 1 यानी कि 1 स्टेप प्रोसेस है। इसके अंदर कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी जो बहुत ही अनस्टेबल होगी, उसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम होगी। ठीक है, ताकि वो तुरंत प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लिखने के लिए हम उस ट्रांजिशन स्टेट को यहाँ पे दिखाएंगे। एक्चुअल में प्रोसेस में ये ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इट इज़ फॉलो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। क्यों? क्योंकि जो पहला स्टेप है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल और सबस्ट्रेट 2 यूज़ हो रहे हैं। तो रेट डिटरमाइन जब हम करेंगे तब सबस्ट्रेट दोनों की कंसंट्रेशन को हम ध्यान में रखेंगे। 2 आपके मोलिक्यूल कंसंट्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे ताकि वो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक को फॉलो करेगी। ठीक है, चलिए अभी हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे। ये आप हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ये आपकी ज्योमेट्री है CH3Cl की। ठीक है, CH3Cl क्यों हमने लिया, इसकी स्टेबिलिटी क्या है, वो भी हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देखेंगे। अभी आप देखिए कि ये जो H है वो अबाउ द प्लेन है, ये जो हाइड्रोजन है वो बिलो द प्लेन है, ये प्लेन के अंदर है और ये क्लोरीन जुड़ा हुआ है। अभी जब भी ये OH- अटैक करेगा तो क्या करेगा, क्लोरीन जिस साइड जुड़ा है उसके अपोजिट साइड यानी कि यहाँ से OH- अटैक करेगा। और आपको ये वाला जो है वो इंटरमीडिएट नहीं है, ये ट्रांजिशन स्टेट है। ठीक है, तो एज ए ट्रांजिशन स्टेट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जहाँ पे OH- और इस कार्बन के बीच में पार्शियली बॉन्ड बन रहा है और कार्बन के साथ ये जो क्लोरीन का बॉन्ड था पहले वो पार्शियली टूट रहा है। ये जो है वो ट्रांजिशन स्टेट के अंदर होता है। दिस मोलिक्यूल इज रियली अनस्टेबल
क्यों अनस्टेबल है? क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, यहाँ पे आपको 5 वैलेंसी देखने को मिलेगी, ठीक है। ये पार्शली टूट रहा है, ये पार्शली बन रहा है, यानी कि 5 आपको बॉन्ड देखने को मिलेंगे, 1 2 3 4 5। इसीलिए ये सबसे हाईली अनएक्टिव होते हैं, यानी कि अनस्टेबल होते हैं। अभी ये तुरंत कन्वर्ट किस में हो जाते हैं? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, जहाँ पे क्लोरीन जो एटम है वो लीव कर जाता है, और OH माइनस जो है वो क्लोरीन जहाँ से लीव हुआ है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में अटैच हो जाता है इस कार्बन एटम के साथ। यहाँ पे जो दोनों हाइड्रोजन की पोजीशन है वो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये राइट हैंड साइड जुड़े थे दोनों हाइड्रोजन, अब ये लेफ्ट हैंड साइड आ गए। ये वाला हाइड्रोजन भी लेफ्ट हैंड साइड जुड़ा है, तो ये यहाँ पे राइट हैंड साइड आ गया, यानी कि हाइड्रोजन एटम की जो पोजीशन थी वो इस तरफ थी, प्रोडक्ट के अंदर वो कंप्लीट इन्वर्स हो गया, ठीक है। तो SN2 के अंदर आपको कंप्लीट इन्वर्जन देखने को मिलेगा। कंप्लीट इन्वर्जन किसे बोलते हैं वो भी स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट के हमने लेक्चर के अंदर पूरा समझाया हुआ है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर समझने को मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि SN2 रिएक्शन के अंदर कंप्लीट इन्वर्जन होता है, SN1 के अंदर आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, ठीक है। तो ये आई होप आपकी ये जो है मैकेनिज्म वो आपको समझ आ गई होगी। चलिए अभी रिएक्टिविटी हम देखेंगे कि स्टेबिलिटी जो है आपकी, हम जो ये यूज़ कर रहे हैं ना अल्काइल हैलाइड, उसकी स्टेबिलिटी से हम रेट ऑफ द रिएक्शन डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा हैलाइड हम जब लेंगे, कौन सा अल्काइल हैलाइड हम लेंगे, तब SN2 रिएक्शन ज़्यादा अच्छे से ईजिली हो पाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे समझाने की कोशिश की है। देखिए यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन ग्रुप लगे जिसका साइज़ बहुत ही कम है, यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हेलोजन है। हेलोजन यहाँ से लीव होगा तो उसकी अपोजिट साइड, यानी कि यहाँ पे जो आपको एक कर्सर दिख रहा है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। ड्यू टू यहाँ पे हिंड्रेंस जो है वो बहुत ही कम है। क्यों बहुत कम है? क्योंकि हाइड्रोजन की जो साइज़ है वो बहुत कम है, हाइड्रोजन की साइज़ बहुत कम है, इसकी वजह से यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा मिलती है न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में, ताकि मिथाइल जो है, मिथाइल ग्रुप अगर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो न्यूक्लियोफाइल जो है वो इजीली अटैक कर पाएगा, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पे आपको प्राइमरी यानी कि देखिए इथाइल, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड आपको दिया गया है। इस हाइड्रोजन को अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें CH3 से, ये ग्रुप आप देख रहे हो CH3 से, अभी ये बल्कि ग्रुप है क्योंकि इसके पास और 3 हाइड्रोजन है और एक कार्बन है जो इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। अभी यहाँ पे आप देख पाओगे कि ये 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे एक आपका पूरा मिथाइल ग्रुप बड़ा सा आ गया, तो अभी न्यूक्लियोफाइल को अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। कहाँ पे? प्राइमरी में, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड में। अगर हम यहाँ पे 2 मिथाइल ग्रुप लेके आ जाएंगे, 2 मिथाइल ग्रुप, ये जो आपके ब्लू सर्कल दिख रहे हैं, 2 मिथाइल ग्रुप आ जाएंगे, तो दोनों बल्कि ग्रुप हैं, ताकि स्पेस और कम हो गई। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल अब यहाँ पे अटैक करने वाला था उसको स्पेस कम मिलेगी अटैक करने के लिए न्यूक्लियोफाइल को, क्योंकि ये जो दोनों मिथाइल ग्रुप है वो आपका हिंड्रेंस यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। सिमिलरली ये जो तीसरा हाइड्रोजन है उसे भी अगर हम सब्सटीट्यूट कर दें CH3 से, तो यहाँ पे आपको गैप ही नहीं मिलेगी, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल को गैप ही नहीं मिलेगी अटैक करने के लिए। तो जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड होता है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल अटैक ही नहीं कर पाता है। दैट इज़ वाई वी यूज़ मिथाइल हैलाइड एज अवर सब्सटेंस। समझ आए इतनी चीज़ सब्सट्रेट के तौर पे? देखिए SN1 के रिएक्शन के अंदर हमने 3 डिग्री कार्बोकेटाइन जो था वो बहुत स्टेबल बन रहा था ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। इसी वजह से हमने स्टार्टिंग में टर्शरी अल्काइल हैलाइड लिया था, ताकि जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल बनेगा और वो फैसिलिटेट कर पाएगा आगे SN1 रिएक्शन को। लेकिन अगर हम यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड को लेते हैं तो हम ये भी नहीं भूलेंगे कि हम न्यूक्लियोफाइल को भी साथ में ले रहे हैं। न्यूक्लियोफाइल सेम स्टेप के अंदर अटैक कर रहा है, ठीक है। सेम स्टेप के अंदर अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो 3 CH3 ग्रुप की वजह से उसे अटैक करने के लिए यहाँ पे स्पेस ही नहीं मिलेगी। तो दैट इज़ वाई टर्शरी अल्काइल हैलाइड के अंदर हमें SN2 रिएक्शन बहुत ही कम देखने को मिलेगी या फिर मिलेगी ही नहीं। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कि टर्शरी कार्बोकेटाइन का हम यूज़ सबसे कम करेंगे, सेकेंडरी का उसके बाद प्राइमरी और मिथाइल हैलाइड के अंदर सबसे ज़्यादा SN2 रिएक्शन हमें देखने को मिलेगी। समझ आए इतनी चीज़? चलिए अभी हम देख लेते हैं इसकी समरी, क्योंकि SN1 और SN2 रिएक्शन
समझने में बहुत इजी है, लेकिन जब उसके एग्ज़ाम के अंदर एमसीक्यू के तौर पे या फिर वन लाइनर अगर एग्ज़ाम में आपको क्वेश्चन पूछा जाए तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि SN1 में हमने कोई अलग सबस्ट्रेट लिया है, SN2 में हमने सबस्ट्रेट अलग लिया है, स्टेप इसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है, वो एक जो है वो 2 स्टेप में हो रहा है, एक रिएक्शन 1 स्टेप में हो रही है, तो दैट इज़ वाई थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। तो हम समरी देख लेते हैं, इस तरीके से आप टेबल बना के इस चीज़ को याद रख सकते हो। सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ में हम स्टेप देख लेंगे, तो SN1 के अंदर हमने स्टेप को याद करने के लिए बहुत ईजी ट्रिक मैंने आपको बताई है, 1 का 2, 2 का 1। SN1 2 स्टेप में होगा, SN2 1 स्टेप में होगा, अपोजिट याद रखना है, ठीक है। रेट जो है SN1 का 1 फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है, SN2 का सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो करता है। वो आप सिंपल 1 और 2 को देख के यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझे हो कि SN1 रिएक्शन के अंदर सिर्फ हमने टर्शरी अल्काइल हैलाइड का यूज़ करा था तो टू स्टार्ट द प्रोसेस, वो सबसे पहले स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन में टूटता है, तो आप इजीली याद रख पाओगे कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक है, ठीक है। रिएक्टिविटी अगर हम देखेंगे तो SN1 के अंदर हमें पता है कि कार्बोकेटाइन बन रहा है, क्योंकि 2 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप के अंदर कार्बोकेटाइन बन रहा है। कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल होता है, तो टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, तो 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 1, ये उसकी रिएक्टिविटी आएगी। SN2 के अंदर सिमिलर उसका उल्टा कर देना है, ठीक है। इंटरमीडिएट की बात करें तो SN1 के अंदर कार्बोकेटाइन जो है वो आपका इंटरमीडिएट बन रहा है, SN2 के अंदर कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलेगा जिसकी लाइफ टाइम बहुत ही कम है, ठीक है। प्रोडक्ट की स्टीरियो क्या होगी, तो SN1 के अंदर जो आपकी प्रोडक्ट बनेगी वो रेसिमिक मिक्सचर बनेगी, और SN2 के अंदर आपकी जो प्रोडक्ट बनेगी उसके अंदर कंप्लीट इन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये रेसिमिक मिक्सचर और इन्वर्जन हम किस तौर पे, हम किस बेसिस पे बोल रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर इसके ऊपर ही पूरा डेडिकेटेड है, तो आप वहाँ से इजीली इस चीज़ को समझ सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने SN1 SN2 रिएक्शन को आपके बुक के अंदर जो देखा था बहुत लेंदी और थियोरेटिकली दिया गया था, मैंने उसको बहुत ही अच्छी तरीके से समराइज़ करके आपको समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।